गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभी लाइव आ पाया हूँ क्योंकि नेटवर्क में कुछ परेशानियाँ थी और पता नहीं क्यों हो जाता है कभी। तो सबसे पहले मैं ममता लाडीवाल जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने मंच पे कवि मित्र से। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपको लोग जायज़ मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे पता चलता है कि आप सही काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी गुणीजने हैं कवि मित्र के मंच पे, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। अभय भैया थे, हरियाणा गौरव सुनील जी थे, पीयूष कांति जी थी, मनीषा जी थी और बहुत सारे लोग, जगदीश मीना जी थे। और मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि नेटवर्क के इश्यूज़ के कारण चीज़ें सुन नहीं पाए। तो ये वीडियो जो है वो कवि मित्र के मंच पे भी मैं शेयर करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब उसको सुनें और अपनी राय प्रतिक्रियाएं दें। तो कुछ एक पोएम्स, कविताएं रिपीट होंगी क्योंकि ये सभी के लिए है, तो मैं चाहूँगा आप सब सुने। और मैं बहुत आभार हूँ आप सभी का भी, जो भी रात के 12:30 सवा 12 बजे सुन रहे हैं मुझे। मोहित दत्ता जी, थैंक यू सो मच, आप आ गए, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मोहित दत्ता जी उनमें से है कि जिनकी आवाज़ बिल्कुल किशोर कुमार से ही है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किशोर कुमार के बिना मैं उनकी आवाज़ किसी और की सुनता नहीं हूँ। अकेला मोहित जी है कि जिनकी आवाज़ मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किशोर दा को सुन रहा हूँ। तो चलिए मुद्दे पे आता हूँ। पहला कविता है कि मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ और मैं अपने मूर्खता में खुश हूँ। मुझे नहीं बनना है समझदार, इसलिए मैं मूर्ख हूँ। मूर्ख होना क्या होता है? कभी सच को सच कहना ही मूर्खता है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा है। मैं इस्तेमाल कर नहीं पाता हूँ किसी भी कंधे को सीढ़ियाँ नहीं बना पाता हूँ, किसी भी सर को झुका नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं मूर्ख हूँ। मुझे अपने मूर्खता पर अभिमान है। जब भी देश पे बात होती है या देश पे बात आती है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ सीना तन के, हर एक देश के दुश्मन के खिलाफ, इसलिए मैं मूर्ख हूँ। मैं समझदार नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं कहाँ पे क्या कहना है, इसलिए मैं मूर्ख हूँ। और मैं अपने मूर्खता पे बहुत खुश हूँ। मुझ जैसे मूर्ख होने भी चाहिए, तभी तो हमारा देश आज भी आज़ाद है। मैं सांप की तरह टंक नहीं मार सकता, मैं अजगर की तरह पीस नहीं सकता, मैं खेल रच नहीं सकता, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। मैं दिन को दिन और रात को रात कहता हूँ। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कि मुझे जो लगता है आजकल ये बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे देश में कि गलत को कहना भी गलत और गलत को मानना भी गलत। गलत को जब तुम कह दोगे गलत तो वो बताएंगे कि तुम हो गलत, क्योंकि गलत तो कोई और है ही नहीं। जो कह दे सिर्फ वो है गलत। अगर तुम कहो कि रानी झांसी थी वीरांगना तो तुम हो गलत। अगर तुम कहो महाराणा प्रताप थे महान तो तुम हो गलत। अगर तुम करो शिवाजी के जयकार तो तुम हो गलत। हाँ, तुम गलत नहीं होगे अगर पिछले 70 साल को तुम अनदेखा कर दो। अगर तुम नाक और दादी और पोती को मान लो तो तुम गलत होगे नहीं, पर अगर तुम कह दोगे तो तुम हो गलत। अगर तुम्हारे धमनी में जो रक्त है वो बहे नहीं, अगर तुम्हें हिंदू होने पे गर्व नहीं, तो फिर तुम नहीं हो गलत। और अगर ये सारी बातें तुम कह दोगे सीना तान के तो तुम होगे गलत। आजकल गलत होना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल गलत होने को हम समझदारी कहते हैं। जब हम किसी दूसरे के साथ गलत होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं। अगर तुम हो सकते हो ऐसे गलत तो ही कहो गलत, वरना गलत को तुम कभी मत कहो गलत। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप सभी का शुक्रिया कि जो ये सुन रहे हैं। मैं आभारी हूँ कि रात के इस वक्त आप सुन रहे हैं। अभी एक थोड़ा सा रोमांटिक पोएम पे आता हूँ और जो काफ़ी लोगों ने सराहा, उसी को कहता हूँ कि मैं बहुत थका हुआ था, मैं बहुत थका हुआ था, मैं
बहुत ही टूटा हुआ था, इसलिए दीवारों से सटक के खड़ा हो गया। मैं दीवारों के भरोसे खड़ा हो गया और दीवारों को अपना मनाने लगा। फिर क्या था, वह दीवारें ही मेरी घर थीं, वह दीवारें मेरी कायनात। मैंने उन दीवारों पे अपने सारे अरमानों के रंग दे डाले और उस पे अच्छी सी तस्वीरें लगाईं, मेरे वर्तमान के, मेरे भविष्य के। पर वो दीवारें थी, उनमें ईंटों में कुछ दरारें सी भी थी और मौसम बारिश का था और मैं कुछ जन्मजात अभागा सा भी था। फिर क्या था, मैं दीवारों से लिपटा हुआ था, वही मेरी कायनात थी। अचानक से मैंने देखा कि बारिश शुरू हो गई। ईंटों की दीवारें और दीवार पे दरारें होने लग गई और एक दिन अचानक मेरी सारी दीवार ढह गई। सारे ईंटें बिखर के गिरी हुई थी और मैं धूल में लथपथ कीचड़ में समेटा हुआ उन ईंटों को देख रहा था। वो ईंटें नहीं थीं, वैसा था कि मेरा सब कुछ जैसे टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर मैं देखता हूँ एक गाड़ी आती है और मेरे ईंटों को उसमें डाल देती है। अरे ये ईंटें नहीं, ये मेरे कायनात हैं, मैं इनको कैसे जाने दूँ। मैं उस गाड़ी के पीछे भागता रहा और गाड़ी में बैठे लोग मेरे लिए मुंह बना रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे, अरे ये कौन है, ये ईंटों के पीछे क्यों भाग रहा है। ये ईंटें अब किसी और की ज़िंदगी के सुहाने दिन बनाने वाले थे, पर मैं तो नासमझ हूँ। मैं उस गाड़ी के पीछे भागता रहा। फिर वो लोग मेरे पे हंस रहे थे, मुंह बना रहे थे, चिढ़ा रहे थे। फिर एक ने अचानक कुछ मेरे पे फेंका। अरे ये क्या है। मैंने देखा, ये तो वही तस्वीरें हैं जो मैंने दीवारों पे सजाई थी। अब मैं टूट गया, मैं बिल्कुल टूट गया और मैं निढाल होके उस तस्वीरों को उठाने लग गया। फिर मैं करता क्या, सामने एक पानी का नल था, उसके साथ जाके बह गया। मैं उन दीवारों, ईंटों और कायनात को देख रहा था। शुक्रिया हृदय सम्राट, शुक्रिया बहुत ज़्यादा। और हृदय सम्राट वो है जो बेबाक जौनपुरी साहब है, जिनको किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत नमन प्रभु आपको, और जो भी आपसे सीख चुके हैं, सुनते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अरिजीत has also joined. Thank you Arijit for joining and listening to me. Thank you. Have a great life and really God bless you. अब दूसरे पोएम पे आता हूँ कि जो मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन में हम लोग बहुत अजीब से हो गए हैं। हम पितृ दिवस मनाते हैं, तो उसी पे एक है कि जिनके पास कोई नहीं होता वो पितृ दिवस कैसे मनाते हैं। खुद को देख लेता हूँ, खुद को शीशे में देख लेता हूँ और खुद ही का पीठ थपथपा देता हूँ। जब खुद को डांटता हूँ तो खुद ही के आँखों से आंसू पोंछ लेता हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे अक्ष हो, तुम्हें डांटता भी हूँ और जब मन करे तुम्हें अपने बाहों में भर लेता हूँ। पर जब तुम नाराज़ होते हो तुम्हें मनाता भी हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अक्ष हो। मैं तुम्हें शीशे में देखता हूँ और तुम में कहीं खुद को देखता हूँ। इसलिए जब तुम रोते हो तो तुम्हारे सिरहाने पे जाके बैठता हूँ, तुम्हारे आँखों से आंसू पोंछता हूँ और तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं शायद तुम्हारा कोई भी नहीं, पर मैं ये अपने हाथ उन सबको देता हूँ जिनको कहने के लिए कोई भी नहीं। इसलिए मैं तुम सबको कहता हूँ कि तुम सब में अपना अक्ष देखता हूँ, मैं तुम सब में अपना प्यार ढूंढता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप सभी सुन रहे हैं। तो एक रोमांटिक कविता है जो मैं सबसे पहले एक मैंने कहा था और जिससे थोड़ा बहुत जान पहचान हुई और थोड़ा लगा कि हाँ मैं कह सकता हूँ।
हेलो सारिका। हेलो सारिका, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें देखा था फेसबुक में फ्रेंड सजेशंस पे। तुम्हारी आंखों में अजीब सी कशिश थी और मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और तुमने काट दिया। हाँ, मैंने दोबारा भेजा क्योंकि तुम्हारे आंखों में कुछ अजीब सी बात थी और इस बार तुमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैं बेचाल सा आदमी, बेवक सा आदमी, मैंने तुम्हारे कुछ तस्वीरों पे कमेंट कर दिया। तुमने कहा तो नहीं, पर मुझे समझ आया कि तुम्हें बुरा लगा और मैंने कमेंट हटा दिया। फिर शुरू हुआ हमारी बातचीतों का सिलसिला। ये छोटे अदालत के क्लर्क की तरह हर शर्त पे हामी भरता रहा। सॉफ्टवेयर के एग्रीमेंट की तरह मैं सब पे टिक मारता गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आंखों में कुछ ऐसी बात थी जिसमें मैं खुद को खो चुका था। हेलो सारिका, कैसी हो तुम? मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठता था क्योंकि मुझे तुम्हें गुड मॉर्निंग मैसेज करना था और शायद तुम्हारे गुड मॉर्निंग का जवाब देना था या जवाब के लिए ही मैं आता था। हेलो सारिका, कैसी हो तुम? फिर धीरे धीरे हमारे बीच बातचीत शुरू हुई और एक दिन मैंने तुम्हारा नंबर मांगा, डरते हुए, कांपते हुए, और थरथराती हुई आवाज़ में तुमने अपने नंबर दे भी दी। अगले दिन 1:30 बजे की बात हुई कि भाई 1:30 बजे तुम फ़ोन करोगी। अचानक किसी और का फ़ोन आया। मैं बात करते हुए एक अननोन नंबर देखा और बहुत उत्सुकता से मैंने वो वाली फ़ोन ख़त्म कर दी। मुझे पता था ये तुम्हारा नंबर है और मैंने फ़ोन किया, डरते हुए, झिझकते हुए। हेलो सारिका, कैसी हो तुम? फिर तुमने जब मुझसे बात की, तुम्हारी आवाज़ की मिठास कानों पे महक खोलती रही और मैं, मानोगे नहीं सारिका, मैं खो सा गया। अगले 2 महीने रोज़ मधुमास और मधुपल, हमेशा 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। फिर तुम बदल गई। हेलो सारिका, कैसी हो तुम? मुझे समझ नहीं आया तुम क्यों बदली, पर पता चला तुम बदल गई। क्यों? क्योंकि जिस आंखों से, जिस दिल से मैं तुम्हें चाहता था, वहाँ पे दीवारें और फासले बनते गए। मैं तुम्हें ढूंढता गया सारिका। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं 200 लोगों तक पहुँच गया। मैंने 200 लोगों को ऐड कर लिया। मैं जो कभी कभार लिखता था वो कवि बन गया। उसको मंच मिल गया। हेलो सारिका, तुम कैसी हो? मैं सब में सिर्फ तुम्हें ढूंढता रहा। तुम्हारे लिए मैं सबको जोड़ता रहा। क्यों? तुम मेरी मंजिल थी और मुझे वो जानना था कि अचानक तुम बदल क्यों गई। हाँ सारिका, कैसी हो तुम? मुझे पता है कि मेरे कई बातें सही नहीं होंगी, पर मोहब्बतों में बातें सही गलत होती कब है, ये तो बताओ। हेलो सारिका, कैसी हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कई बार तुम तक पहुंचा और हर बार तुमसे उतना ही दूर हो गया। हेलो सारिका, कैसी हो तुम? मैं कभी समझा नहीं पाया और कभी बता नहीं पाया। ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार हुआ मेरे साथ कि दिल की बातें मैं रख भी दूँ, दिल की बातें मैं कह भी दूँ, दिल की बातें मैं बोल भी दूँ। उनका कोई मोल नहीं है, पर इस बार मुझे समझ आया कि सारिका, तुम मेरी थी ही नहीं। शायद तुम्हारे लिए मैं एक दाग सा था। और कौन कहता है कि दाग अच्छे होते हैं? दाग तो बुरे होते हैं, 10 रुपये में धुल भी जाते हैं। और मैं 2 साल तक कोशिश करता रहा। हेलो सारिका, कैसी हो तुम? हाँ, मैं नासमझ हूँ। एक बार शायद मैंने तुम्हें कहा भी था। मैं नासमझ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था। मैं तुमसे उस मोहब्बत का एहतराम चाहता था और कुछ भी नहीं। शायद आगे की ज़िंदगी उस मोहब्बत में जी लेता। हेलो सारिका, कैसी हो तुम? पर तुमने हर बार सारे सपने नहीं तोड़े, उनको कुचले और शायद बता भी दिया कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं अब कुछ कहता नहीं हूँ। अब मैं बदल सा गया हूँ। हेलो सारिका,
कैसी हो तुम? अगर तुम किसी के साथ भी हो, कैसी भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अब मुझे पता है तुम मेरी नहीं हो, वो 2 साल पहली वाली नहीं हो, वो 2 महीने वाली नहीं हो, वो जिसके आँखों में, होठों में, बातों में मेरे लिए अगाध सा प्यार था, वो नहीं हो। हेलो सारिका, कैसी हो तुम? शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू मनीता जी। मनीता जी मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, हम फेसबुक में ही मिले थे और 4 साल से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और ज़िंदगी में बहुत उनका सपोर्ट रहा है। हमेशा वो अच्छे सजेशंस देती रही हैं और हमेशा इम्प्रूवमेंट की बातें करी हैं। और एक बात मैं सबसे ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुत, क्योंकि मैं खुद राजस्थान रहा हूँ कई साल और राजस्थानियों के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है, तो इसलिए पता नहीं कुछ ऐसा है कि मैं और राजस्थानी लोग एक दूसरे को मिल लेते हैं। हेमंत मेहता जी एक दोस्त हैं, गुजरात से हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और एक ऐसे इंसान है जो कभी कहेंगे नहीं कि वो मेरे साथ हैं, पर मुझे हमेशा पता है कि वो मेरे साथ हैं। शुक्रिया मनीता जी, आपको बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आप सभी को जिनको अच्छा लगा। चलिए अब कुछ और सुनाता हूँ। 2 रोमांटिक पोएम हो गए, तो अब थोड़ा सा एक उदासी वाला पोएम कि मैं मानव हूँ, मैं मानव हूँ, मैं शिशु की तरह पिपासित हूँ, मैं दानव की तरह विचलित हूँ, क्योंकि मैं मानव हूँ। मैं मानव हूँ इसलिए क्योंकि मैं रेगिस्तान की तपती हुई रेतों पे चला हूँ। मैं मानव हूँ कि समुंदर के अथाह गहराइयों को मैं नापा हूँ। मैं मानव हूँ। मैं वो मानव हूँ जिसने कभी पैरों के छाले नहीं गिने। मैं वो मानव हूँ जो कभी अपने हाथों के लकीरों पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपने हाथों से कई ताजमहल बनवाए। मैंने अपने पैरों से कई मील, हज़ारों मील नापे। क्यों? क्योंकि मैं मानव हूँ। मैं मानव हूँ इसलिए क्यों कि मैं शिशु की तरह विचलित हूँ। मैं दानव की तरह पिपासित हूँ। हाँ, इसमें मैं अलग कह रहा हूँ क्योंकि मैं मानव हूँ। मानव वो नहीं जो हमेशा एक तरफ रहे, मानव वो जो हमेशा से बदलता रहे। मैं मानव हूँ। मैं सिर्फ टूटा हूँ, मैं झुका नहीं हूँ, मैं बिखर गया हूँ क्योंकि मैं मानव हूँ। मुझ पे कई राजा महाराजाओं ने, समय ने अत्याचार किए। मैं कई बार इतना बिखर चुका हूँ कि मुझे लगा ही नहीं मैं खड़ा हो सकूँ। मैं 1942 का विश्व युद्ध भी हूँ। मैं परमाणु का आघात भी हूँ। मैं मानव हूँ। मैं शिशु जैसा पिपासित और दानव जैसा विचलित हूँ। मैं सबसे मुंह मोड़ चुका हूँ। मैं इंसान और भगवान सबसे दूर हो चुका हूँ, पर दोनों को मेरी ज़रूरत है क्योंकि मैं मानव हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। अब मैं इन बातों में 2 इंसान का जिक्र करना चाहता हूँ कि जो अभी लाइफ में नहीं है और जो सुने ना सुने वो अलग बात है। डॉक्टर यासिन मोमल, उन्होंने कई बार कई सारे बहुत अच्छे सजेशंस दिए। उन्होंने बताया कि भाई पिछले बार जब मैंने कहा था तो मैं बीच में लोगों के हाय हेलो करता रहा जिसमें लय टूट गई, तो इसलिए मैं उस चीज़ का इस बार रख रहा हूँ। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा था कि भाई आई कांटेक्ट तुम्हारे ख़राब थे, तो इस बार मोर आई कांटेक्ट हो रहे हैं। पता नहीं वो सुने ना सुने, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा। सवी खत्री जी, थैंक यू सो मच, आपने भी ज्वाइन कर लिया। मनीता जी, मैं राजस्थान से बहुत साल रहा हूँ, बहुत तपती हुई रेतों में चला हूँ। हेमंत भाई, थैंक यू सो मच कि मैं टूटा हूँ पर झुका नहीं हूँ। ये सच में मेरे साथ है कि मैं ज़िंदगी में बहुत बार टूटा हूँ पर झुका नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद को बहुत बड़ा कोई कवि ववि तो मानता नहीं हूँ, तो मैं वो लिखता हूँ जो मेरे मन में आता है। तो कुछ और इस पे कहता हूँ, आम आदमी की विडंबना कहता हूँ कि मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं कभी खास बनना चाहता ही नहीं था और मैं कभी खास बन सकता भी नहीं क्योंकि मैं आम आदमी हूँ।
आम आदमी सिर्फ दूर से देखे जाते हैं। आम आदमी सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा है। आम आदमी को देख के सब वाहवाही तो करते हैं और फिर करीब आने पे सब मुंह बना लेते हैं। मैं वो आम आदमी हूँ। कई लोग जो बहुत ख़ास थे वो मेरे पास आए, पर उनको मेरा आम बनना पसंद नहीं आया। वो मुझे कुछ और बनाना चाहते थे, पर मैं आम आदमी सिर्फ आम ही रहा। क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए मैं आम ही रहा। और जब उन्हें समझ आया कि आम आदमी और कुछ बन नहीं सकता, वो छोड़ के चले गए मुझे ख़ास आदमियों के लिए। वो ख़ास आदमी जिनके कंधों पे पैर रख के वो सीढ़ियाँ बन सकते हैं, जो उनको दे सकते हैं दुनिया का सुख और आराम। वो ख़ास आदमी जो उनको दे सकते हैं किसी भी काम में प्रमोशन या बढ़ावा। वो आम आदमी जो बन सकते हैं उनकी हिमायत। मैं तो आम आदमी हूँ, मैं कभी ख़ास हुआ ही नहीं। मुझे पता चला ज़िंदगी में आम सिर्फ फलों का राजा है। हाँ, सिर्फ फलों का राजा है आम, और बाकी आम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अपने इस निर्जीवता पे खुश हूँ। मैं आम बन के खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ मैं मूर्ख हूँ, इसलिए मैं अपने मूर्खता पे खुश हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी का शुक्रिया जो अभी भी रात के इतने वक्त पे सुन रहे हैं मुझे। और जो मैं हमेशा एक दूसरी बात कहना चाहता था तो वो आज कहता हूँ कि जब से मोहब्बत से रिहा हुआ हूँ। इसके पहले मैं और एक इंसान के बारे में कहना चाहता हूँ, विकास भट्टाचार्य भैया। मैं कभी उनसे मिला नहीं। उनको मैं एक मेरे बहुत करीबी दोस्त प्राची जी के कारण मिला हूँ। व्हाट्सएप में मिला हूँ, फेसबुक में मिला हूँ, आमने सामने मिला नहीं हूँ। तो एक बार उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हारे कुछ एक पोएम्स में चीज़ें बताना चाहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और तुम 2-3 चीज़ों को टॉपिक को मिक्स कर देते हो। आज मैं इस लाइव में उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ, उनको या डॉक्टर यासिन मोमल को या किसी भी इंसान को जो कभी भी अगर कुछ कहते हैं, मैं मानता हूँ कि वो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं। और वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो मुझे नीचा दिखा रहे हैं या छोटा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो केयर करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं और बेहतर बनूँ। तो इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए तो मैं कहता हूँ। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी फ्रेंड महनूर आबिदी और बहुत सारे लोग जो इन आवाज़ को पसंद करते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि कि ये आवाज़ बहुत अच्छी है, उनमें से प्राची भी है, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई तुम्हारी लेखनी में ज़्यादा दम नहीं है पर तुम कहते बहुत अच्छा हो। तो ये भी भगवान का देन है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अचानक से लोगों को ये जो आवाज़ पसंद आने लग गई या अच्छे लगने लग गई है, तो सच मानिए मुझे कभी किसी ने नहीं बताया पिछले 1 साल के पहले कि ये आवाज़ अच्छी है। तो इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप लोगों को ये आवाज़ अच्छी लगती है तो वो आप लोगों का बड़प्पन है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो वही कहता हूँ और वही हूँ जो इतने सालों से हूँ। अचानक से पता नहीं आवाज़ में क्या बात आ गई। तो उसी आवाज़ को आगे चलते हुए कि जब से मोहब्बत से रिहा हुआ हूँ, जब से मोहब्बत से रिहा हुआ हूँ, मैं कुछ इस कदर फ़ना हुआ हूँ। जब से मोहब्बत से रिहा हुआ हूँ, मैं कुछ इस कदर फ़ना हुआ हूँ। टूट गया हूँ मैं हर ज़र्रे ज़र्रे से, टूट गया हूँ मैं हर ज़र्रे ज़र्रे से, और अब जुड़ जुड़ के जीना चाहता हूँ। टूट गया हूँ मैं हर ज़र्रे ज़र्रे से, अब टूट टूट के जीना चाहता हूँ। जब से इस मोहब्बत से फ़ना हुआ हूँ, रिहा हुआ हूँ, मैं इस कदर से फ़ना हुआ हूँ। सारे पीर फ़कीर, देवी देवता, भगवान इंसान, सबसे मुंह मोड़ चुका हूँ। सारे देवी देवता, पीर फ़कीर, भगवान इंसान, सबसे मुंह मोड़ चुका हूँ। जब से मोहब्बत से रिहा हुआ हूँ, मैं कुछ इस कदर से फ़ना हुआ हूँ। टूट गया हूँ मैं अजीब सा, अब मैं जुड़ने की वजह ढूंढता हूँ। मैं
जिस सिक्के को उछाल के रोज़ पूछता था मैं, जिस सिक्के को उछाल के रोज़ पूछता था अपने मोहब्बत की तकदीर, कल उस सिक्के को भी मैं सड़क पे फेंक चुका हूँ। जिस सिक्के को उछाल के मैं रोज़ पूछता था अपने मोहब्बत की तकदीर, मैं उस सिक्के को मैं सड़क पे यूं ही फेंक चुका हूँ। जब से मोहब्बत से रिहा हुआ हूँ मैं कुछ इस कदर फना हुआ हूँ। अब जुड़ना चाहता भी नहीं मैं, क्योंकि मैं हर एक जोड़ से टूटा हुआ हूँ। अब मैं जुड़ना चाहता नहीं, मैं हर एक जोड़ से टूटा हुआ हूँ। मैं आगे कुछ पढ़ूँ इसके पहले मैं 2-3 इंसानों का मैं बहुत आभारी हूँ। उसमें से एक है पीयूष कांति सर, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ मैं उनसे। वो बहुत इनकरेज करते हैं मुझे, वो हर बात पे इतना अच्छी तरह से मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा कहा। कुछ एक दिन पहले उन्होंने मेरे एक पोस्ट को शेयर किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। उसी तरह मैं पराग कौशिक सर, उनको भी भैया ही कहता हूँ मैं, तो उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो ये नहीं कि वो बड़े लोग हैं या वो किसी के मुकद्दर बना देंगे, पर मुझे लगता है कि वो सुलझे हुए लोग हैं। जब वो सही बात करेंगे और वो आपके सही बात को ज़रूर मानेंगे, उनको कोई ऐसा आपने कर्ज नहीं ले रखा कि वो आपकी हर बात को सही कहेंगे। तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है कि मेरी बातों को वो एक्सेप्ट करते हैं या जो भी अच्छा है या मनोबल बढ़ाते हैं। उसी तरह गोपाल गुप्ता जी, जिनसे शायद कवि मंडली में मैं सबसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ। पिछले 3-4 महीने में सबसे ज़्यादा उनसे मेरी बातें हुई और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि वो चीज़ों को कहते रहते हैं और मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। अविनाश भटकर भैया मशरूफ़ के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही उम्दा कवि हैं, बहुत ही नामचीन कवि हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने अपने लॉकडाउन मंच से मुझे जोड़ रखा है, तो उनका शुक्रिया कि भी वो उन्होंने वक्त निकाला और वो सुन रहे हैं मुझे। तो चलिए मैं कुछ और मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि अभी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। मेरा मानना कुछ अलग है, पर मैं उस विषय पे नहीं जाऊँगा। मैं खुद से पूछता हूँ, जब भी कोई इंसान खुदकुशी करता है, क्या मैं इतना बेशर्म हूँ? क्या मैं इतना बेशर्म हूँ कि मैं खुद को मार भी नहीं सकता हूँ? क्या मैं इतना बेशर्म हूँ कि मैं खुद को मार भी नहीं सकता हूँ? कि अपमान भरी बातें मुझे चोट भी नहीं पहुँचाती हैं? क्या ये अपमान भरी बातें मुझे चोट भी नहीं पहुँचाती है? क्या मैं इतना बेशर्म हूँ? क्या धूल मिट्टी और अपमान से घिरी हुई बातों को मैं अपना चुका हूँ? कहीं ना कहीं मैं खुद को समझा चुका हूँ। हाँ, तुम हार गए हो, तुम ये मान चुके हो। क्या मैं इतना बेगैरत हूँ कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ? शायद जब कभी कोई मरता है जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, तो उसे देख के मैं पूछता हूँ, वो क्यों, मैं क्यों नहीं? और ये आज से नहीं, ये पिछले 20 साल से मैं खुद से यही पूछता हूँ, वो क्यों? उसके पास तो सब कुछ था और मैं क्यों नहीं? मेरे पास तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक बेकार सी ज़िंदगी, एक 2-4 से डंबल्स और कुछ किताबें। वो क्यों नहीं? पर शायद मैं डरता हूँ, शायद कहीं ना कहीं इतने नफ़रतों के बीच भी खुद से प्यार करता हूँ। शायद खुद का जान खुद से नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए इतने अपमान और धूल मिट्टी के भरे ज़िंदगी को मैं झेलता हूँ। कई बार ऐसा लगा जैसे खुद ने दिल से कहा, इससे तो भली मौत ही थी, फिर भी मरा नहीं, फिर भी ज़िंदगी को अपने साथ चिपका के रखा। क्यों? शायद मैं बहुत बेगैरत हूँ, शायद मैं बहुत कमज़ोर हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ ज़िंदगी लेना आसान नहीं, बहुत हिम्मत चाहिए होती है जब आप सारे ज़िंदगी को एक पल में एक निष्कर्ष में लाते हो और कहते हो अब क्यों नहीं, अब कुछ नहीं रहा,
अब मार देता हूँ। सच मानो आप लोग या ना मानो, मेरे ज़िंदगी में बहुत से ऐसे पल आए जब मुझे लगा इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, पर हुआ नहीं। शायद मैं बहुत बेगैरत हूँ, शायद मैं बहुत भयभीत हूँ, शायद मैं मान चुका हूँ मैं पराजित हूँ, या अपमान की धूल मिट्टी को सह चुका हूँ। शुक्रिया अविनाश भैया, जय हो आपका, क्योंकि मैं इनको नमिता नमन जी के जो मंच है साहित्य आइडल में मिला था। मैं सेमीफाइनलिस्ट थे, भैया फाइनलिस्ट थे, तो पर कभी भी उन लोगों के बातों से विचारों से ऐसा नहीं लगा कि वो लोग फाइनलिस्ट है और उनमें से एक कोई विनर है। उन सब की बातों से बहुत ज़्यादा अपनापन, और आज भी इतने 7-8 महीने हो गए, ऐसा लगता ही नहीं कि देर की बात हो, ऐसा लगता है कि बस कल ही की बात हो। तो आप सभी का शुक्रिया जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है कि जहाँ पे कविताएं दिल पे जाए, दिमाग पे जाए। फिर भी मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, और एक रोमांटिक पोएम, पता नहीं रोमांटिक है कि नहीं, पर मैं ये मानता हूँ ये रोमांटिक है कि सच से मत लड़ो, सच से मत लड़ो, सच के लिए लड़ो। यहाँ रिश्ते फ़ायदे का है, बस जान जाओ और इस पे उंगली मत उठाओ। सच से मत लड़ो, सच के लिए लड़ो। ये तना हुआ सर किसी के लिए सीढ़ी नहीं बन सकता, ये झुका हुआ कंधा तो सिर्फ बोझ ही उठा सकता है। इसलिए सच से मत लड़ो, सच के लिए लड़ो। लोग बदल देते हैं, लोग बदल देते हैं अपने दोस्त सखा प्रेम को, क्योंकि वो सिर्फ दवाइयों की तरह है, एक यूटिलिटी के साथ आते हैं। जब उनकी एक्सपायरी हो जाती है तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए सच के साथ मत लड़ो, सच के लिए लड़ो। क्या है ज़िंदगी अगर तुम्हें कोई इस्तेमाल करता है तो इस्तेमाल हो जाओ और फिर अपने बेवकूफ़ियों पे हंसो। इसलिए सच से मत लड़ो, सच के लिए लड़ो। सच ये नहीं कि जो आप कहते हो, सच वो भी नहीं जो आप अतीत के अच्छे यादों को जीते हो। सच सिर्फ वर्तमान है, सच में जो है वही है। हमें पता नहीं आगे क्या लिखा है विधाता ने, इसलिए सच से मत लड़ो। हाँ, अगर सच तमाचा है तो खाओ अपने मुंह पे। सच अगर प्रहार है तो सीने से टकराओ। सच अगर तुम्हें गिराती है तो गिरो, सोचो और फिर उठ जाओ, पर सच से मत लड़ो। कुछ लोग सच को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, पर वक्त ही सिकंदर है जहाँ कोई नहीं जीता, सब रह जाता है। इसलिए सच से मत लड़ो, सच के लिए लड़ो। मान जाओ जो सच है, चाहे तुम्हारा किसी और का। मुस्कुराओ, उठो और चल दो। इसलिए सच से मत लड़ो, सच के लिए लड़ो। शुक्रिया लक्ष्मीनाथन अम्मा, यू हैव come for my live. It's a big honor. I don't know how to say thank you to you, and I don't know if how my narration and pronunciation and things are. She is a very eminent English professor. She had taught many people, and she is very well known. Not only that, very dignified, beautiful, graceful person. She has been one who has always mothered me, so I'm grateful to you, Lakshminathan Amma. हेमंग बॉस, मुझे नहीं पता मैं कितना अमेजिंग हूँ, पर मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद मेरी बातों को आपको इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम लोग ज़िंदगी भर उसका हिसाब रखते हैं कि कौन हमसे कितनी नफ़रत करते हैं, पर मैं उसका भी हिसाब रखता हूँ कि कौन हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो हेमंग मेहता जी, मेरे लिखने से ज़्यादा आपका प्यार है जो इसको अच्छा लग रहा है। अविनाश भटकर भैया ने बहुत अच्छी बात लिखी, कहते मैं बहुत जज्बाती हो गया हूँ। मुझे लगता है कि जब तक हम जज्बाती है हम ज़िंदा है, जब हम जज्बाती नहीं हैं तब हम ज़िंदा नहीं हैं।
हम सिर्फ एक रोबोट है या हम चाले चलते हैं एक दूसरे के लिए फ़ायदा उठाने के लिए। और मैं प्राउड हूँ कि मैं कभी भी किसी इंसान से इसलिए नहीं जुड़ा कि मुझे उससे फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच। सच से मत लड़ो, सच के लिए लड़ो। तो मैं दोबारा अपना वो एक जो पोएम है ना, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे बारे में है, तो मैं इसलिए दोबारा कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्खता में खुश हूँ। मुझ जैसा मूर्ख होना भी मुश्किल है और मैं मूर्ख रहना चाहता हूँ। मुझे चालाकी और मक्कारी आती नहीं, मैं दिन को दिन और रात को रात कहता हूँ, इसलिए मैं मूर्ख हूँ। मैं मूर्ख इसलिए हूँ क्योंकि मैं सब में अच्छाई ढूंढता हूँ। मैं मूर्ख इसलिए हूँ कि मैं ये सोचता हूँ चलो कोई मजबूरी तो रही होगी। मैं इसलिए मूर्ख हूँ कि मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखता हूँ। मैं इसलिए मूर्ख हूँ कि मैंने ज़िंदगी के कई साल उन चीज़ों को दिए जो शायद लोग हंसे, पर मैं इसको विधाता का विधि मान लेता हूँ। हाँ, मैं मूर्ख हूँ। मुझे अच्छा नहीं बनना, मुझे समझदार नहीं बनना, मुझे चालाक नहीं बनना। क्यों? क्योंकि मैं बन भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं मूर्ख हूँ। मैं अपने मूर्खता पे ही खुश हूँ। मैं अपने मूर्खता पे घमंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि आँखों को गड़ा के मैं शीशे में देखता हूँ। रोज़ रात को जब सोता हूँ तो कभी सोचता नहीं कि मैंने किसी के साथ गलत किया। मैं अपने मूर्खता पे ही खुश हूँ। बहुत हिम्मत चाहिए इस ज़माने में मूर्ख बने रहने के लिए, और वो भी मैं जिसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी वो मूर्ख है। जब इंसान भूखा हो, जब इंसान के पास कुछ भी ना हो, तो वो मूर्खता त्यागता है। पर मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं अपने मूर्खता पे जीता हूँ और इसी मूर्खता को मैं सलाम करता हूँ। शुक्रिया अविनाश भाई, थैंक यू सो मच। आप मेरी तरह मूर्ख नहीं हैं, आप बहुत बड़े कवि हैं और आप इतने बड़े कवि हैं कि सभी आपको जानते हैं, आपको किसी की परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि आप मूर्ख हैं, आप बहुत बड़े कवि हैं। ठीक है, वो तो आप अपने छोटे भाई का हौसला अफजाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक दूसरा, हमें एक पोएम पे आने के पहले, हम लोग क्या करते हैं, हम सब इंसान हैं तो हम सब डरते हैं। डरते इसलिए नहीं कि कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर हो या कोई रसूख वाला हो। मैं हमेशा यह मानता हूँ कि हम इसलिए डरते हैं कि हम दुनिया के सामने आ ना जाए, हमारी जो कमज़ोरी है वो दुनिया देख ना ले, या दुनिया ये ना समझ पाए कि हम कमज़ोर हैं, जबकि हम कहीं ना कहीं सभी लोग कमज़ोर हैं। तो उसी को लेके ये मेरा है कुछ कहने का कि भय से पीड़ा और भय से शोभ, भय ही शूद्र और भय ही दानव। भय से पीड़ा, क्योंकि हम हमेशा डरते हैं कि ये भय हमें ले डूबेगा, और भय से शोभ, और हम जब कोई भी मौका निकल जाता है तो हम सोचते कि हमने कब क्यों नहीं किया, तब करते तो ऐसा नहीं होता। तो भय से पीड़ा, भय से शोभ, भय ही शूद्र। अगर ना मानो तो बहुत शूद्र है भय, और मानो तो भय ही दानव, क्योंकि भय हमें खा लेता है। कई बार हम सही चीज़ को सही नहीं कर पाते या उस समय में नहीं कर पाते। क्यों? हम भयभीत होते हैं। भय से भीत है मानव जन, भय सिर्फ तब तक जब तक है संशय। जिस दिन आप संशय से निकल आओगे, जिस दिन आप मान लोगे कि आप ऐसे ही हो, तब आप किसी से भी भयभीत नहीं होगे। जब तक है लिहाज तब तक है भय। तो जब तक आप किसी का भी रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, तभी तक आप भय। तो भय है शूद्र, भय दानव, भय से शोभ और भय ही पीड़ा। भय से ही दुखी मानव जन। भय को देखो तुम आंखें गड़ा के, शीशे में यूं मुंह ना बना के। भय भी लगेगा छोटा तुमको जब तुम करोगे भय से आंखें चार। भय तब तुम्हारे आगे शूद्र और भय ही व्यभिचार। भय से कभी ना डरो, अपनाओ भय को दिल से, और जीतोगे तभी तब जब तुम उससे लड़ोगे खुल के। शुक्रिया। और एक लास्ट चलते चलते, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और देर तक ये चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबके होने का, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक बात मैंने ज़िंदगी में देखा और बहुत सारे फेसबुक में भी और सोशल मीडिया पे भी देखा
कि जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो खुल के किसी से दोस्ती का वो करते हैं। हम हमेशा कई बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं, जो मुझे कभी भी समझ नहीं आता कि इसमें इतनी छुपाने वाली बात क्या है। तो इसी पे है मेरे आखिरी कविता कि अगर किसी से दोस्ती करो तो कहो खुल के, अगर किसी से दोस्ती करो तो कहो खुल के, अगर किसी को चाहते हो, दोस्त मानते हो, तो रहो ना यूं छुप छुप के। कुछ नहीं रखा है, अगर कुछ नहीं रखा है कि अगर जब तुम किसी दोस्त की इज्जत ना करो, ना पोशीदा बनो, ना उसको पशेमान करो, ना पोशीदा बनो, ना उसको पशेमान करो। कोई उंगली उठाता नहीं, कोई उंगली उठाता नहीं, अगर तुम किसी को दोस्त कहो और दोस्त मानो। लोग तभी बात करते हैं जब तुम सबसे बात छुपाओ और ये पशेमान रहो। किसी से आप दोस्ती करो तो खुल के करो, जी भर के करो। ये मत देखो कि वो नर है या मादा, और दिल की बातें उससे करो। दोस्त वो है जिससे हम सारी बातें कह देते हैं, दोस्त वो है जिससे हम सारी बातें कह देते हैं। दोस्त वो है जिनके लिए हम बहुत मायने रखते हैं। दोस्त वो है जो हमें हमसे भी अच्छी तरह समझता है। दोस्त वो है जो हमें हमसे भी अच्छी तरह समझता है। दोस्त वो है जो कड़वी बातों को भी मीठे से कह देता है। दोस्त वो है जो कड़वी बातों को भी मीठे से कह देता है। दोस्ती कोई बुरी बात नहीं, ना दोस्ती कोई बला है, पर जब तुम छुपाते हो दोस्ती को, जब तुम पशेमार रहते हो या पोशीदा करते हो दोस्ती को, तो कहीं ना कहीं तुम बेइज्जत करते हो दोस्ती को। रहो खुल के दोस्त तुम किसी का भी, ये मत सोचो कि वो नर है या मादा। दोस्ती है तो ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी का जायका इसमें हो जाता है कई ज़्यादा। ज़िंदगी में दोस्तों को गले मिलो या कहो, या उनके साथ हंसो मुस्कुराओ, पर यूं दोस्ती को पोशीदा करके ना पशेमान करो। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, और मैं आप सबको माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं काव्य मंच में आ रहा था तो वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई नेटवर्किंग की, तो मैं बहुत कट के आ रही थी चीज़ें। तो फिर से एक बार ममता लाडीवाल जी और कवि मंच, अरे रंजीत भाई आ गए, तब आए जब मैं जा रहा हूँ, तो क्या कहें, तो आपके लिए कुछ कहना ही पड़ेगा ना। तो चलो आपको वो सुना देता हूँ कि जो मैं हमेशा कह रहा था कि गलत को गलत कहना है गलत, गलत को गलत कहना है गलत, गलत बातों पे गौर करना है गलत। जब आप गलत को गलत कहोगे तो दुनिया आपको ठहराएगी गलत। अजीब सा फ़िक्र है ज़माने का, अजीब सा फ़िक्र है ज़माने का, जो गलती करे वो नहीं गलत, और जो गलत को गलत बोले वो है गलत। दुनिया भी ऐसी कि हम मान लेते हैं जो भी है गलत उसी को सही। अगर मैं हूँ गलत तो कहो मेरे मुंह पे कि तुम हो गलत, और अगर तुम हो गलत तो मैं भी आके कहता हूँ तुम्हें क्योंकि तुम हो गलत। पर कोई किसी को गलत कहते हुए डरता है, सब अपने पीठ को बचा के यूं ही चलता है। सब ये सोचता है कि कौन खंजर मार दे क्या पता, इसलिए न तुम गलत न मैं गलत, इसलिए न तुम गलत न मैं गलत। आजकल का ज़माना है भी अजीब, अब आप अपने दुश्मन के सामने सीना तानो तो गलत। वो जो रह गए ज़मीन अपनी बंटवा के वो सही, और हम जो ज़मीन के लिए लड़ मरे तो गलत। वो पूछते हैं कि हमारे बीच क्यों वीर गति को प्राप्त हुए, अरे ताली बजाओ कि वो 45 को मार के गए। अगर आप उनके लिए ताली नहीं बजा सकते तो उन 20 की शायद उस 20 के लिए कुछ मत कहो गलत। वो 20 वो थे जो कर गए जान अपनी कुर्बान, इतने बर्फीले पानी में दे गए अपनी जान। तोड़ गए कितनों के उन्होंने हाथ कंधा और प्राण, और तुम पूछते हो वो 20 क्यों गवा गए जान। वाह क्या बात है, ज़माना ऐसा है कि गलत ही कहते हैं दूसरे को गलत। पता नहीं क्यों लोग रखते नहीं अपने अंदर ताकत, अरे एक बार तो कहो गलत को गलत। मर जाएंगे सभी हम, रह नहीं जाएगा कुछ यहाँ पे। अगर ज़िंदगी देनी है तो दे दो अपने देश के लिए,
फिर देखेंगे बाकी सब क्या सही और क्या गलत। गलत तो वो भी थे जो सब कुछ कर गए। हम हिंदुओं के खून को पानी की तरह बहा गए। अब हिंदू जाग गया तो तुम कहते हो हमें गलत। अरे वाह शाबाश, हम गलत या तुम गलत। कब तक ये हिंदू तुम्हारे घर के सामने डेयरी में बैठा रहेगा हाथ बांध के? कब तक हम कहते रहेंगे नहीं नहीं हम है गलत? मैंने देखा है 2014 से लोगों को सीना तान के कहते हैं कि जी हम हिंदू हैं। पहले वो छुप छुप के कहते थे हम जी फला कास्ट के हैं। क्यों है हम गलत? अगर हम अपने लिए एक मुट्ठी भर देशी तो मांगते हैं, अपनी इज्जत के लिए सीना तान के खड़े होते हैं, चाहे कोई भी आए सीमाओं पे एक बार ललकार दो, फिर देखो तुम गलत या हम गलत। मानते हैं हम करते नहीं किसी से भी लड़ाई झगड़ा, पर इतने बुज़दिल भी नहीं कि अपने माँ के लिए ना जान दे, फिर देखना तुम गलत कि हम गलत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत भाई, थैंक यू सो मच। अविनाश जी शुक्रिया। और ऐसा नहीं कि अनुज अगर बेवकूफ़ हो तो अग्रज भी बेवकूफ़ होगा, ऐसा होता नहीं है। अग्रज समझदार होते हैं, अग्रज पढ़े लिखे होते हैं। हाँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए जाते जाते क्या कहूँ, मैं कुछ और कह के जाना चाहता हूँ कि क्या कहूँ ये भी सोच के जाना चाहता हूँ। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, जो मन में आए वो कह देता हूँ। क्यों कहता हूँ, क्यों रोक नहीं पाता हूँ? शायद मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं डरता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए मैं कभी खोने का सोचता नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो प्रवाल की तरह, प्रलय की तरह बिछ जाऊँ। मैं वो हूँ जो किसी छोटे बच्चे के सामने ओस की तरह मिट जाऊँ। मैं वो नहीं जो तुमसे तुम्हारी खुशी छीन लूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हारे आँखों से आंसू बन के उतर जाऊँ। मैं कुछ नहीं हूँ ये पता है मुझे, इसीलिए मैं हूँ बड़ा रौबीला। मुझे पता है मुझे, मैं अपने मौत को लेके घूमता हूँ। मैं वो हूँ जिसको पता है कि मेरे लिए 4 आंसू भी है गलत। इसलिए मैं कहता हूँ अपने दिल की बात हमेशा, कौन सही कौन गलत क्या पता। पर मैं हूँ जहाँ खड़ा वहाँ से अगर तुम सही हो मैं गलत, तो माफ़ी मांग लूँगा मैं कई बार। और अगर मैं सही और तुम गलत तो मांगू माफ़ी तुम मुझसे, मैं कर दूँगा तुम्हें माफ़ हर बार। पर अगर तुम ठानोगे तलवार और सोचोगे ये डर जाएगा तो गलत। जान भी मैं दे दूँगा पर नहीं झुकने दूँगा इस सर को। इसी प्रण के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और थैंक यू सो मच। और जाते हुए एक बार फिर से कविता मित्र पटेल को आभार, उनके सारे वरिष्ठ कवियों को आभार और ममता लाडीवाल जी को भी आभार। और मैं ये होपफुली मानता हूँ कि आप सबको ये पसंद आए और फिर से हम लोग जुड़ेंगे, बहुत जल्दी जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच हेमंत मेहता जी, अविनाश भटकर जी, रंजीत ठाकुर साहब या जो भी और सुन रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी के कारण मैं हूँ, वरना मुझे पता है मैं कुछ अच्छा लिखता नहीं हूँ। ये बस आप सब मुझे इनकरेज करते रहते हैं कि तुम अच्छा कहते हो तो मैं कह देता हूँ। और वो जो कहते ना मेरे आवाज़ के दोस्तों, आप सभी को शुक्रिया। गुड नाइट।